हेलो। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग मेंस वाइज बात कर रहे थे। आपने जीएस पेपर 1 वाला देखा वीडियो या नहीं देखा? जीएस मेंस वाला देखा ना, तो जीएस पेपर 1 वाला। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 में नंबर को कैसे इंक्रीज करना है। देखो, पेपर 2 में आपको नंबर 130 भी मिल जाएगा और पेपर 2 में नंबर आपको 80-85 भी मिल जाएगा। इस रेंज में बहुत से लोग होते हैं, 85 से लेके 95 तक बहुत से लोग होते हैं। बहुत से लोग मतलब बहुत से लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इंटरव्यू देंगे और जिनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, उनका जीएस का इस पेपर का मार्क्स 85 से 95 तक ही होता है। इस पेपर में 130 तक लाया जा सकता है, बट वो 130 तक लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़े थोड़े सब्जेक्ट वाइज वैल्यू एडिशन पे ध्यान देना होगा। अब जीएस पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट हैं आपका? एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, दूसरा है कौन सा सब्जेक्ट है बताओ? अच्छा ठीक है, और सोशल जस्टिस और गवर्नेंस है, एंड और कौन सा सब्जेक्ट है? इंटरनेशनल रिलेशन। राइट। अगर आप ध्यान से पेपर देखोगे, 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पॉलिटी के आते हैं, 5 ऑलमोस्ट यहाँ से आते हैं, एंड 5 ऑलमोस्ट यहाँ से आते हैं। ये दोनों थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 7-8 हो सकता है, 8-7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको पेपर 2 में नंबर को 130 लेके जाना है, तो लोग सारे लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। ये दो सब्जेक्ट लोग बहुत छोड़ते हैं, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। इसको आपको नहीं छोड़ना है। इसमें जो भी 5 से 7 सवाल आएंगे सोशल जस्टिस और गवर्नेंस में, उसमें अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दिया, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान का मतलब अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट मिला के 2 दिन दे दिया ढंग से, तो आपके नंबर अच्छे खासे इंप्रूव हो जाते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखते हैं। पहले पॉलिटी समझेंगे, फिर हम लोग सोशल जस्टिस समझेंगे, फिर हम लोग गवर्नेंस गवर्नेंस समझेंगे, फिर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का देखेंगे। आप सबका 2-3 चीजें तो हो चुका होगा, आप सबने इसका क्लास कर लिया होगा इन सारे सब्जेक्ट का, प्लस टेस्ट दे लिया होगा, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी दे लिया होगा। फुल लेंथ टेस्ट आपको ये बताती है कि आपका स्पीड है या नहीं है, पेपर कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और टेस्ट ये बताता है कि किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। क्लास ऑब्वियसली फाउंडेशन के लिए तो जरूरी ही है। तो पॉलिटी में, सोशल जस्टिस गवर्नेंस में और आईआर में नंबर कैसे बढ़ाने वो बड़े ध्यान से देखना। गवर्नेंस में जनरली क्या होता है कि गवर्नेंस में आपसे वो बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछता है। ई गवर्नेंस क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल पूछता है। तो रैदर देन आप लेमन लैंग्वेज में लिखो, रैदर देन आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप टेक्निकल डेफिनेशंस को यूज करो। अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है? टेक्निकल डेफिनेशन ये होता है कि हमने वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन यूज कर लिया, हमने यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन यूज कर लिया, हमने डब्ल्यूटीओ का डेफिनेशन यूज कर लिया, हमने यूएन से टीएडी का डेफिनेशन यूज कर लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि हमारा जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए दैट मस्ट बी स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो हमने सबसे पहले ई गवर्नेंस, हम गवर्नेंस को उठाते हैं सबसे पहले। अब गवर्नेंस में हमने क्या किया है, गवर्नेंस के लिए हमने वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन को उठा लिया कि वर्ल्ड बैंक गुड गवर्नेंस को ये बोलता है। उसके बाद इंडेक्स होता है गुड गवर्नेंस का, उसमें हमने टॉप स्टेट्स के एग्जांपल दे दिए। तो जब हम गुड गवर्नेंस का आंसर लिखेंगे, तो रैदर देन ये लिखना कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, हमने वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन दे दिया, प्लस हमने एग्जांपल्स में इन स्टेट्स के नाम डाले और हवा में नाम नहीं डाले, हमने इन एग्जांपल्स को वैलिडेट किया बाय द यूज ऑफ दिस इंडेक्स, जीजीआई इंडेक्स जो है उसके बारे में हमने बात किया। फिर जो रिसेंटली प्रोग्राम्स वगैरह है उसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा गुड गवर्नेंस का हो गया। ई गवर्नेंस के लिए देखो तो अगेन हमारे पास वर्ल्ड बैंक का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक रैंकिंग है हमारे पास, विमेन रिलेटेड डेटा है हमारे पास, जुडिशियरी रिलेटेड डेटा है हमारे पास। डिजिटल इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको ये बहुत से डेटा दिए गए हैं कि इंटरनेट एक्सेस कितने लोगों के पास है, विलेजेस के
इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हैं हमारे पास, अर्बन एरिया में कितना है, विलेज एरिया में कितना है, कंजम्पशन, डेटा कंजम्पशन पर यूजर कितना है, ये मंथली वो भी, ये सारा डेटा हमने आपको दिया है। तो रैदर देन आप ये लिखो कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो रहा है या इंटरनेट का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, डाटा कंजम्पशन ज़्यादा है, यूज दिस डेटा एज योर वैलिडेशन। मतलब आप केवल लिख नहीं रहे हो, आप उस पॉइंट को क्या कर रहे हो, वैलिडेट भी कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप स्टेट के बेस्ट एग्जांपल देना चाहोगे ई गवर्नेंस में, तो आप असम से रिलेटेड, तेलंगाना, केरला और आंध्रा के रिलेटेड जो मोस्ट सक्सेसफुल या मोस्ट जो इंपॉर्टेंट उनके ई गवर्नेंस की इनिशिएटिव है, आप उनको आंसर्स में यूज कर सकते हो। सिमिलरली SDG जो आपका गवर्नेंस वगैरह का इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो जाता है, इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, वी एक्सपेक्ट कि आपको SDG के सारे गोल्स याद हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने सर्टेन डेटा स्टैट्स डाले हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड, SDG से रिलेटेड, कि केवल 16% ही टारगेट ट्रैक पे है, बाकी बेकार ही है। उसके अलावा निगेटिव ट्रेंड कहाँ कहाँ पे है, हेल्थ में, प्रेस फ्रीडम में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह से रिलेटेड। अब जब आप ओबेसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस लिख रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको ये डेटा यूज करना है कि जो रीसेंट ट्रेंड है SDG को लेके, वहां पे बता रहा है कि हेल्थ को लेके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या ओबेसिटी को लेके, या क्वेश्चन प्रेस फ्रीडम के आ गया तो उसके ऊपर जो ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है हमारा, निगेटिव है, मतलब हम पीछे जा रहे हैं उस चीज में, ओबेसिटी बढ़ रही है, प्रेस फ्रीडम कम हो रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद माइनर इंप्रूवमेंट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे SDG, सर्टेन SDG के ऊपर। फूड और लैंड सिस्टम के ऊपर सर्टेन आपको SDG के डेटा है। इंडिया का रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 109th रैंक आती है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हो कि दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा इकोनॉमी, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी SDG के रैंकिंग पे कहाँ चली गई, 109th पे चली गई है। तो ये सब डेटा आप यूज कर सकते हो। अगेन करप्शन एंड गवर्नेंस में आप जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स है, मेन प्रीलिम्स में आपने जरूर याद किया होगा, रैंकिंग वैंकिंग, आप उसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, टॉपिक का नाम राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन आप लिख दोगे, उसमें आपसे 2-3 चीज़ें पूछेगा। एक तो प्रोविजन पूछ सकता है जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, जो आपको टेस्ट में पूछा गया है। दूसरा आपसे इश्यूज पूछ सकता है, एंड तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है, वे फॉरवर्ड या सजेशंस मांग सकता है। तो जब आप इश्यूज लिखोगे तो आपको ये डेटा डालना होगा, केवल पेंडेंसी ऑफ केसेस या पेंडेंसी ऑफ RTI इंफॉर्मेशन या फाइल्स लिख देने से काम नहीं चलेगा। आपको ये डेटा यूज करना पड़ेगा कि 4 करोड़ से ऊपर 29 ICs के पास केसेस पेंडिंग है। ठीक है, 4 स्टेट के पास IC एकदम है ही नहीं, नॉन फंक्शनल है एकदम। 10% से कम कमिश्नर जो है वो विमेन है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है, और केवल 11 कमीशंस ऐसे हैं जहां पे ऑनलाइन फाइलिंग फैसिलिटीज है। तो जब आप डिजिटल इंडिया लिखोगे, जब आप ई गवर्नेंस लिखोगे, वहां पे भी आप ये डेटा यूज कर सकते हो कि हालांकि वो बहुत ज्यादा है, बट आज भी राइट टू इंफॉर्मेशन के केस में केवल कितने कमीशंस हैं, 11 कमीशंस है जहां पे ऑनलाइन फाइलिंग की फैसिलिटी है। तो प्लीज डोंट थिंक कि इस वाले डेटा को हम लोग केवल और केवल RTI में ही यूज करेंगे, नहीं, हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया में, ई गवर्नेंस वगैरह में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अप्रूवल रेट, पेनल्टी, इंपोजिशन वगैरह वाले के केसेस हमने यहाँ पे आपको लिखा है। अब थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड है किसका, RTI का रिलेटेड। आर्टिकल 19 वाला आपको लिखना है, आर्टिकल 21 वाला आपको लिखना है, 1986 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसके बाद RTI का ओरिजिन होता है, वो सारी बातें आपको लिखना है। और सेकंड ARC वाला, ये इंपॉर्टेंट है। जब वे फॉरवर्ड आप लिखेगा तो रैदर देन वे फॉरवर्ड में आप अपनी बातें लिखो। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कोट कर दो, आप सेकंड ARC के जो रिफॉर्म्स है उनको कोट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सोशल जस्टिस में सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक क्वेश्चन 110% आने का चांसेस है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये बहुत सा डेटा काम आएगा कि टोटल SSG कितनी है, टोटल SSG कितनी आपके पास 1.5 करोड़ के आसपास है, 1.44 करोड़ के ऊपर है। इसमें विमेन ओनली SSG का नंबर जो है वो मैक्सिमम है, 1.2 करोड़ है। फिर उसके बाद बैंक का लिंकेज 97% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बैंक का लिंकेज अवेलेबल है। मेंबरशिप 10 करोड़ रूरल पीपल कहाँ पे मेंबर है, 1.4 करोड़ ऑफ तुम्हारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में। क्रेडिट मोबिलाइजेशन अगर देखोगे तो लोन के तौर पे कितना मिला इनको, 9.7 लाख करोड़ मिला है। हाउस होल्ड इनकम बढ़ी है उससे, बिल्कुल बढ़ी है। हाउस होल्ड सेविंग बढ़ी है उससे, बिल्कुल बढ़ी है उससे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस है या रिसेंट जो चेंजेज आ रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उसके यहाँ पे प्रगति उद्योग असम का जो फैसिलिटेट करा रहा है, NEN नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क वाला, एंड सन मेटा प्रेफरेंस, ये अलग चीज है बेटा, ये आपका विमेन से रिलेटेड था।
विमेन और सन से रिलेटेड था। सन मेटा ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप कई बार देखोगे कि अगर बड़ी बेटी, मतलब अगर पहला चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तो दे विल कंटिन्यू टिल द टाइम इनके पास एक लड़का नहीं आ जाता। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर पहला बेटा हो गया तो फिर दे आर नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस फर्दर, ठीक है। बट अगर पहली लड़की हुई तो ये तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक क्या नहीं मिल जाता है, सन नहीं मिल जाता। उसी को क्या बोलते हैं, सन मेटा प्रेफरेंस। इकोनॉमिक सर्वे 2017 के आसपास इसको यूज किया गया था, नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है। फिर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो वहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन याद ही है, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो था। फिर आर्टिकल 43 कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा एनजीओ वगैरह वाले जो हमारे पास डेटा है, एनजीओ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एनजीओ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देयर इज ग्रेट चांस कि आप पे इन दोनों टॉपिक्स को मैच करके क्वेश्चन पूछेगा। तो अर्बन में कितने एनजीओ हैं, रूरल में कितने एनजीओ हैं, डेंसिटी उसकी, फिर किस स्टेट में कितने हैं, वो हमने आपको यहाँ पे डेटा डाला है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एनजीओ हो सकते हैं, अर्यंक आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट वगैरह में, फिर शिशु सरोथी करके है किसमें, डिसेबिलिटी में, अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो है वो चाइल्ड न्यूट्रिशन वगैरह में आपका हेल्प करता है। तो आपको सेक्टर वाइज एक एक दो दो याद कर लेने, आपका काम हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डाल दिए एनजीओ से रिलेटेड, सेम है जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में था, बिल्कुल उसी में था। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे स्किल डेवलपमेंट वगैरह का, तो ये ओवरलैप करेगा आपके जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी इंक्लूसिव डेवलपमेंट वगैरह के साथ भी ये सारा करेगा। जहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, LFPR का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रीसेंट डेटा था जून का, वो हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिर ग्लोबल स्किल जो रिपोर्ट है उसके बारे में हमारे पास, मतलब ये सारे डेटा हमने यूज़ किया है इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में, इन द केस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के केस में, इन द केस ऑफ RTI के केसेस में। जब भी पूछेगा तो आपको ये वाला पोर्शन यूज कर लेना है। सिमिलरली हेल्थ के केस में, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के केस में, या हेल्थ सेक्टर में जो ट्रेंड वर्कफोर्स है उसका हमने ये दिया है। तो जब आपसे हेल्थ का इश्यूज पूछेगा, आप लिखोगे लैक ऑफ स्किल्ड या लैक ऑफ ट्रेंड लेबर फोर्स, उसमें आपको ये डेटा लिखना होगा कि इंडिया में केवल 3.8% है, जबकि यूएस में 52, जापान में 80 और साउथ कोरिया में 96% लोगों के पास क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह अवेलेबल है। फिर आप देखो जो पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे होता है वहाँ पे 88% इंडिया का वर्कफोर्स केवल और केवल कहाँ अवेलेबल है, लो स्किल जॉब में है, ठीक है। और 10-12% जो है वो हाई स्किल जॉब में है। याद करो, लो स्किल जॉब, हाई स्किल जॉब, जब ऑटोमेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, तो ये सारी नौकरियां क्या हो जाएंगी, खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हो AI वगैरह के इम्पैक्ट पे। फिर हेल्थ सेक्टर का जो स्पेंडिंग है लेस देन 2% ऑफ GDP है, बढ़ाने की बातें हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये सारा है। उसके बाद फिर आप इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट देखो, पहले बढ़ा था, मतलब पहले से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 90% के आसपास आ गया है। अब आर्टिकल रिलेटेड टू हेल्थ में आर्टिकल 21, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39E, आर्टिकल 41, 42, 47, 48A, ये सब जो है वो तुम्हारा किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। आर्टिकल 48A हालांकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बट ऐसा तो नहीं है कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग का जो एग्जिस्टेंस है वो एकदम सेपरेटेड है, कोई एग्जिस्टेंस है ना। तो अगर क्लीन इन्वायरमेंट होगा तो आपको हेल्थ में भी इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। फिर लीगल फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे तो ये कोविड के बाद जो रेगुलेशंस न्यूज़ में थी उसके चलते ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दो बात आपको ध्यान देना होगा, जैसे आप केवल ये लिख दोगे कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके लूपहोल्स को क्लोज करना है, उससे बेहतर है कि आप यूज़ करो कि ये जो लीगल फ्रेमवर्क है, फॉर एग्जाम्पल दिस 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 दिस, 2 एक्ट के नाम दे दिए, इन एक्ट्स के लूप होल्स को आप क्लोज करो। लूप होल्स बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक्ट का नाम बता दोगे तो वो थोड़ा सा बाकियों से और बेहतर हो जाता है। सिमिलरली एजुकेशन में जो डेटा है, बेसिक डेटा है कि एजुकेशन पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना करने वाले हैं, जो 5 ईयर प्रोग्राम वगैरह जो था, फिनेंशियल ईयर का जो 19-20 का डेटा है, 22-23 का डेटा है, वो सब हमने यूज़ किया। बजट का एलोकेशन पैसा में है 128,650 करोड़ के आसपास है। फिर ब्रैकेट वाइज है, एज वाइज है, हमारे पास डिजिटल डिवाइड वगैरह का डेटा है हमारे पास जो आप यूज कर सकते हो। एजुकेशन वाला आपको तो याद हो गया होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन है। वेल्थ वाले केस में, इनइक्वलिटी वाले केस में आपको पता है कि 10% के पास 77% नेशनल वेल्थ है और 1% के बाद 40% ऑफ द वेल्थ है। कौन सी रिपोर्ट है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है, इंडिया की इनइक्वलिटी के ऊपर उनका रिपोर्ट था। अब बात करते हैं तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज पॉलिटी के केस में। पॉलिटी के केस में पार्लियामेंट के ऊपर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा
तो आपको ये सारा डेटा यूज करना है कि लोकसभा का जो क्वेश्चन आवर है केवल 60% फंक्शनल है, राज्यसभा में ये घट के कितना हो जाता है 52%, ओरल क्वेश्चन केवल 31% तक ही आंसर किए जा रहे हैं। बिल्स अगर देखो कमिटी में भेजने में, तो जब ब्रूट मेजोरिटी आएगी 17 लोकसभा में केवल 16% गया, 16 में 25% गया, बट 15 में कितना गया था 71% गया था। तो ये मेजोरिटी माइनॉरिटी डिबेट, अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस वगैरह पे आप उसको यूज कर सकते हो। बजट की स्क्रूटनी के ऊपर हमारे पास डेटा है 2019 से 23 में पूरा का पूरा बजट का 80% विदाउट डिस्कशन पास हो गया था। 2023 में तो पूरा का पूरा बजट ही बिना डिस्कशन के ऑलमोस्ट पास हो गया था। सेम डे बिल पैसेज, अच्छा ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है सेम डे बिल पैसेज, क्योंकि सेम डे ही जब बिल को आप पास दे रहे हो या फिर बजट को आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, इट सिंपली मीन्स कि आप पार्लियामेंट का जो बेसिक कोर है डिबेट का, डिस्कशन का, ऑपोजिशन के रोल का, आप उसको क्या कर रहे हो बाईपास कर रहे हो। फिर एमपी के अटेंडेंस से रिलेटेड डेटा है, लोकसभा की सिटिंग से रिलेटेड डेटा है हमारे पास, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड डेटा है, एडीआर जो है ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिपोर्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, वहां पे ये डेटा है कि 45% ऑफ एमएलए के पास डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं, और किन स्टेट्स में किन एमएलए पे कितने केसेस हैं वो मेंशन है आपके ऊपर। उसके बाद जेंडर वाइज इनसाइट है, 23% एमएलए है जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, जो किस कैटेगरी से आती हैं, विमेन कैटेगरी से आती हैं, हीनियस क्राइम वगैरह के चार्जेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सारा डेटा याद नहीं करना है, बट हर सेक्टर का कम से कम 2-2, 3-3 डेटा आप लोग याद कर लेना। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके ये सारा डेटा आपको यूज होना चाहिए। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। तो फिर ये जो हमारा नारी शक्ति वंदना अधिनियम, कहने का मतलब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें ये सारा डेटा आपको काम आएगा, आपको लिखना होगा। फिर इलेक्टोरल फंडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत ज्यादा है। रीजन क्या था, इलेक्टोरल बॉन्डिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल फंड्स जो रिसेंटली न्यूज में है पिछले 1 साल से, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर जुडिशियरी, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, किसके ऊपर आ सकता है, अपॉइंटमेंट के ऊपर आ सकता है, जुडिशियरी में इश्यूज के ऊपर आ सकता है। जुडिशियरी में एक इशू क्या है, पेंडेंसी का इशू है, तो उसके ऊपर ये सारे डेटा आपको यूज कर लेने हैं। वैकेंसी जो है जुडिशियरी में, आपको इसके ऊपर ये डेटा यूज कर लेना है। फिर ग्राम न्यायालय वगैरह का जो डेटा है, आप वे फॉरवर्ड वगैरह में इसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली अब हमने क्या किया है, पॉलिटी में हर टॉपिक में आपको कम से कम 1 या 2 सुप्रीम कोर्ट के केसेस का नाम लिखना होता है। वही चीज हमने आपको यहाँ पे देखो टेबल बना के दे दिया है पूरा। हमने सारा टॉपिक लिखा है, फंडामेंटल राइट लेके, फेडरलिज्म लेके, गवर्नर का रोल, सेडिशन का रोल, जुडिशरी में जो प्रिवेंटिव जो करप्शन वाली इश्यूज हैं, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले जो इशू है, एंटी डिफेक्शन लॉज वाले इश्यूज हैं, इन सारे को हमने टॉपिक वाइज केस का नाम दिया है, और इन सारे को हमने केस का नाम दिया है, और उस केस में क्या बोला गया वो बता दिया है। तो केवल आप इतना याद कर लोगे, एक एक स्लाइड्स याद कर लोगे हर टॉपिक में, तो आपका काम हो जाएगा। एंड लास्ट पेपर 2 में जो नंबर बढ़ाना है, दैट इज यूज ऑफ कमीशन। तो हमने अलग अलग कमीशन, अलग अलग फोकस एरिया पे आपके सामने बना के दे दिया है। आपको ये सारे कमीशन याद करने होंगे, सारे कमीशन आप याद कर लेना, और उनके 2-2 की पॉइंट याद कर लेना कि किसने क्या क्या बोला। अब प्रिजन रिफॉर्म से बोला तो आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रिजन 2023 के ये सजेशंस बता दोगे, आपको ऑब्वियसली बाकियों से ज्यादा नंबर मिलेंगे। एनजीओज के लिए एस विजय कुमार सर की जो कमेटी थी वहां पे आप बोल दो। इंटरनेशनल रिलेशन में एक्सटर्नल अफेयर स्टैंडिंग कमेटी का जो था वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो सजेशंस वगैरह में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये याद है। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है इसका मतलब थोड़ी सी दिक्कत में आप हो, तो ये जो आर्टिकल्स हैं रिलेवेंट वो आप याद कर लेना। अब एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पेपर 2 में नंबर बढ़ाने हैं तो 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, पॉलिटी है, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस एक ही सब्जेक्ट है, और चौथा आपके पास क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। नंबर कैसे कैसे बढ़ेंगे, 2-3 चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आना चाहिए जहां पे भी लिख सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लिखने हैं जहां पे भी लिख सकते हैं। तीसरा, कमीशन के रिकमेंडेशन लिख सकते हैं जहां पे भी लिखना है। चौथा, डेटा लिखेंगे जो हमें दिया गया है। जुडिशरी का डेटा अलग है, एग्जीक्यूटिव का डेटा अलग है, पेंडेंसी ऑफ बिल्स का डेटा अलग है। फिर उसके बाद प्रिजन रिफॉर्म्स के केस में जो कमीशन है, रिकमेंडेशन है, उसको आपको लिखना है। एंड लास्ट में आपको क्या करना है,
एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के जस्ट पहले आपको सब कुछ एक बार वापस से एनालाइज कर लेना है, सब कुछ प्रियम्बल से स्टार्ट करना, एक एक टॉपिक 5-5 मिनट के अंदर रिवाइज करते चले जाना, उसके डेटा को एक बार मेंटली रिमेंबर करने की कोशिश करना कि अच्छा जुडिशरी में पेंडेंसी ऑफ केसेस यही याद किया था, यही है ना। ऐसे कर लोगे तो 1-1.5 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। एंड अगर आप इतना काम कर लोगे एलॉन्ग विथ जो बेसिक आपने किया था, बेसिक आपने क्या किया था, क्लासेस, टेस्ट प्लस फुल लर्न टेस्ट, अगर आपने ये 3 चीजें की हुई हैं और अगर आपने इसके साथ सप्लीमेंट कर लिया तो 130-125 इज बहुत आसान। इतना ही काम करना है, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग जीएस का पेपर 2 डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जीएस पेपर 2 के स्कोर को और बूस्ट करेंगे। अगली बार हम लोग जीएस पेपर 3, 4 और 5 देखेंगे आने वाले टाइम में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एंड एक और बात, मैं पेपर 2 में थोड़ा सा अपन जब 1 वीक और टाइम बचेगा तो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, उसके क्वेश्चन हमें गलत करके नहीं आने हैं, ठीक है। हालांकि उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है बट इतना तो बनता है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।